हेलो दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह। आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में आप लोगों ने टेस्ट नंबर 9 के 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस को। ठीक है, और इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चंस पॉलिटी के हैं, जैसे कि हमने आपको लास्ट सेशन में बता दिया था। और दोस्तों, अगला जो टेस्ट होगा यानी कि टेस्ट नंबर 10, उसमें भी सभी क्वेश्चंस पॉलिटी के हैं, तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। कल 12 बजे आप लोगों की फिर से क्लास चलेगी, यानी कि डेली टेस्ट सीरीज की क्लास विजन आईएएस की 12 बजे चला करेंगे। तो आप लोग 12 बजे टाइम पर आ करके क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। ठीक है, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचे हैं, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें। ठीक है, नए कंटेंट्स बिल्कुल भी ना पढ़े, जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करें और उसी में ही उतने में ही आप अपना अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। दूसरा, संसदीय सरकार को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तीसरा, द्विसदनीय विधायिका संसदीय शासन प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, संसदीय प्रणाली के संदर्भ में आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि भारत का संविधान जो है केंद्र और राज्य दोनों में जो है संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। दूसरा स्टेटमेंट, संसदीय सरकार को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही, लेकिन तीसरा सही नहीं है। इसमें दिया है कि द्विसदनीय विधायिका जो है संसदीय शासन प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। नहीं, अनिवार्य जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। कार्यपालिका जो है अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यही आपकी संसदीय प्रणाली कही जाती है। ठीक है, तो आपका कितना कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा सही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की मूलभूत विशेषताएं हैं? पहला दिया है स्पष्ट रूप से निर्धारित क्षेत्र, दूसरा समरूप सांस्कृतिक मान्यताएं, तीसरा संप्रभुता, चौथा सरकार का एक रूप। तो बताएं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो बताइए कि राज्य की मूलभूत विशेषताएं इन चारों में से कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, राज्य की मूलभूत विशेषताएं में स्पष्ट रूप से निर्धारित क्षेत्र, संप्रभुता, सरकार का एक रूप होना चाहिए और निश्चित एक वहां पे एक निश्चित क्षेत्र में वो जनसंख्या भी होनी चाहिए। ठीक है, राज्य की मूलभूत विशेषता में आपकी जनसंख्या, स्पष्ट रूप से निर्धारित क्षेत्र, वहाँ उस राज्य की संप्रभुता होनी चाहिए और वहाँ पे एक सरकार का एक रूप होना चाहिए। ठीक है, समरूप सांस्कृतिक मान्यताएं ये राज्य की मूलभूत विशेषताओं में नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा गलत है, तो 1, 3 और 4 राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखिए, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये सौर ऊर्जा से संचालित स्यूडो सैटेलाइट है। दूसरा, यह कई महीनों तक वायु में रह सकता है। तीसरा, यह भारत को सीमा निगरानी में सहायता कर सकता है और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल संचार नेटवर्क प्रदान कर सकता है। बताएं कितने कथन सही हैं? तो दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल के संदर्भ में ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये जो हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल है ये सौर ऊर्जा से संचालित होती है और ये कई महीनों तक वायु में रह सकता है और साथ ही में ये भारत को सीमा निगरानी में सहायता प्रदान कर सकती है और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल संचार नेटवर्क भी प्रदान कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सभी तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पीडीएफ जो है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पीडीएफ बिल्कुल क्लीन चाहिए, यानी कि जो अभी मैंने जो आंसर वगैरह टिक किया है हाईलाइट्स है, ये ऐसा पीडीएफ आपको चाहिए या फिर एकदम क्लीन चाहिए ताकि आप लोग उसे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, तो मैं ऐसा करा करूँगी कि पीडीएफ दोनों फॉर्म में दिया करूँगी, सेम ऐसा जैसा कि अभी मैं सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, आपको इस तरह से पीडीएफ मिलेंगी या फिर एकदम आपको नीट एंड क्लीन, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मैं दोनों तरह के पीडीएफ आप लोग को
ग्रुप में शेयर कर दूंगी, अभी जस्ट शेयर करूंगी, ठीक है। जैसा आपको सही अच्छा लगे आप उस तरह PDF को यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, अपने से एक बार क्लास देखने के बाद फिर से आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर लीजिएगा। अगर अदरवाइज बहुत सारे बच्चे सिर्फ रिवीजन चाहते हैं तो आप ऐसे भी इस टेस्ट पेपर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कितने मामलों में केंद्र सरकार ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द कर सकती है, ठीक है। पहला दिया है, यदि पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर OCI कार्ड धारक को 2 वर्ष से अधिक कारावास की सजा हुई हो। दूसरा है, यदि OCI कार्ड धारक का विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे विवाह के अस्तित्व में होने के दौरान उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो, ठीक है। तीसरा है, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में। तो बताएं कि OCI कार्ड धारक का पंजीकरण रद्द हो सकता है किन किन मामलों में। तो दोस्तों, OCI कार्ड धारक का पंजीकरण रद्द हो सकता है अगर वो 5 वर्ष के भीतर, यदि पंजीकरण यानी कि जब वो पंजीकरण कराया तो उसके 5 वर्ष के भीतर उसे जो है उस OCI कार्ड धारक को 2 वर्ष से अधिक का कारावास की सजा हुई, तो ऐसी स्थिति में उसकी OCI कार्ड धारक का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है। अगर वो भारत की संप्रभुता और अखंडता के भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में उसका पंजीकरण रद्द करना माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, OCI कार्ड धारक का। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को OCI कार्ड धारक का पंजीकरण होता है और वो जो है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरनाक होता है, यानी कि भारत में कहीं न कहीं वो या भारत में रहते हुए या फिर OCI कार्ड धारक भारत का होते हुए भी वो किसी अन्य दुश्मन देश की मदद कर रहा है, ठीक है, भारत की अखंडता को चोट पहुँचा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी OCI कार्ड धारक का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, तो यदि OCI कार्ड धारक का विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, यानी डाइवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो डाइवोर्स ना होने के बावजूद वो किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में OCI कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी तीनों, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। दूसरा, गरीबों में कमी की प्रगति की निगरानी के लिए सूचकांक प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। तीसरा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी वैश्विक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मॉडल के समान 10 मूल संकेतकों पर आधारित है। चौथा देखिए, नवीनतम MPI रिपोर्ट यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी का सर्वाधिक प्रतिशत बिहार में है। बताना है कि कितने कथन सही हैं, ठीक है, बताएं कि कितने कथन सही हैं, आपका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है इसे नीति आयोग द्वारा, भारत में नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, गरीबी में कमी की प्रगति की निगरानी के लिए ये जो सूचकांक है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसे प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, इसे प्रतिवर्ष प्रकाशित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी MPI मॉडल के समान 10 मूल संकेतकों पर आधारित है। देखिए, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है, तो ये 10 संकेतकों पर आधारित है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया जाता है ये 12 संकेतकों पर आधारित है, यानी कि ये 10 संकेत तो होते ही हैं NPI यानी कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, साथ में 2 और संकेत इसमें ऐड कर दिए गए हैं, यानी कि 2 और संकेतकों के आधार पर टोटल 12 संकेतकों के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, तो 10 नहीं। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। जो 2 अन्य संकेतक हैं आपके, जो +2 ऐड किया गया है, 2 संकेतक, ये क्या क्या है, इसमें जो है मातृ स्वास्थ्य को ऐड किया गया है पहला, ठीक है, और दूसरा ऐड किया गया है आपका बैंक खाता, टोटल 12, ठीक है। तो ये MPI मॉडल के समान 10 मूल संकेतकों पर आधारित नहीं है, बल्कि 12 संकेतकों पर आधारित है। तो आपका कितना
तीसरा गलत हो गया। चौथा देखिए, तो अभी हाल ही में एमपीआई रिपोर्ट जारी हुआ था, इसमें भारत का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी का सर्वाधिक प्रतिशत आपको बिहार में देखने को मिला था। ठीक है, तो आपका चौथा जो है सही है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? कितने कथन सही में? तो केवल एक कथन सही हुआ, वो भी चौथा वाला। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कूदा बोलाई प्रणाली पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कूदा बोलाई प्रणाली पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है, कौन सा कथन है बताएं आप लोग? कौन सा आंसर होगा आपका? आप लोग आंसर करते हुए चलिए, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, फटाफट प्रैक्टिस करिए। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो टेस्ट पेपर के माध्यम से रिवीजन चाहते हैं कि बस हम टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। टेस्ट पेपर प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, जितना हो सके मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी याद करने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस होगी। रिवीजन के लिए सबसे अच्छा है कि आप ज़्यादा रिवीजन करें और ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। ठीक है, रिवीजन के लिए आप अपना बुक यूज़ कर सकते हैं, जो आपने नोट्स बनाया हुआ है अपना शॉर्ट नोट्स, उसका रिवीजन करिए। अगर रिवीजन करना है तो भाई बुक पढ़िए या फिर नोट्स अपना रिवाइज करिए, ज़्यादा अच्छा होता है। सारे कंटेंट आपके सामने होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिवीजन नहीं करते। रिवीजन तो भाई बिल्कुल करते ही नहीं है, बस वो सोचते हैं कि हम टेस्ट पेपर लगाएं, और टेस्ट पेपर में एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा होता है तो वो उसी को पढ़ते रहते हैं, एक टेस्ट पेपर पूरे दिन लगाते रहते हैं। तो ऐसे में कोई खास प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट दें। ठीक है, मॉक टेस्ट से रिवीजन करें ये नहीं, हो ऐसा नहीं करिए। ठीक है, जो सिलेक्शन लेते हैं जो बच्चे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बुक या नोट्स रिवाइज करते हैं। ठीक है, बुक या नोट्स रिवाइज करते हैं, उसके बाद जो है वो मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मॉक टेस्ट देते हैं, ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं। लेकिन बाकी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं, इन लोग क्या करते हैं, एक दो बार बुक पढ़ लेंगे बस, उसके बाद फिर सोचते हैं एग्जाम टाइम ज़्यादा टेस्ट लगाएं। सिर्फ टेस्ट लगाने से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपने रिवीजन ही नहीं किया है तो क्वेश्चन आपको हर बार नया लगेगा और हर बार यूनिक लगेगा कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन, इसको भी रट लो उसको भी रट लो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब आप ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो सभी क्वेश्चंस इजी लगेंगे और फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। कूदा बुलाई प्रणाली क्या है? तो ये जो है चोल प्रशासन में ग्राम प्रतिनिधियों के चुनाव की एक परंपरागत विधि है। यानी कि इसमें क्या होता था कूदा बुलाई प्रणाली में, चोल प्रशासन में ऐसा होता था कि गांव को जो है 30 वार्ड में विभाजित कर दिया जाता था। गांव को कई वार्डों में बांट दिया जाता था। ठीक है, 30 वार्डों में, और फिर हर वार्ड से प्रतिनिधि चुने जाते थे। अब इनका नाम जो है, वैसे तो नॉर्मली हम लोग वोट देते हैं, लेकिन इन लोग क्या करते थे, एक मटका लेते थे, ये मटका नहीं है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, मान लीजिए कोई भी बर्तन, एक मटका लेते थे, उसमें इन सभी प्रतिनिधियों का चिट, नाम लिख करके एक चिट इसमें डाल दिया जाता था। जैसे लॉटरी टिकट वाली नहीं होती है कि उसमें से चिट निकालते हैं, फिर जो जीता, ठीक है, जो जीता वही सिकंदर, है ना। तो इसमें सभी का नाम लिख के चिट जो है इसमें मटके में डाल दिया जाता था। फिर किसी बच्चे को बुलाया जाता था, वो बच्चा जो है जो भी चिट निकालता था, जिसका नाम निकलता था, वही उस वार्ड का प्रतिनिधि चुना जाता था। तो यही जो है आपका कूदा बोलाई प्रणाली है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में लॉन्च किए गए मनहित ऐप के उद्देश्य का सही वर्णन करता है? मनहित, ठीक है, मनहित ऐप के उद्देश्य का सही वर्णन करता है, अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये जो है ये मानसिक स्वास्थ्य की जांच में सहायता करता है मनहित ऐप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी लेता है, आपके मन के हित के हिसाब से काम करता है। यानी कि मन वही मतलब याद करने का एक तरीका क्या है, मन हित मतलब मन के हित के हिसाब से, आपके दिमाग के हिसाब से, आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि भूल जाते हैं, अभी पढ़ा आपने बाद में भूल जाएंगे, तो इस तरह से पढ़िए कि दिमाग में आपके रहे। मन हित, मन के हिसाब से आपकी मन की बात आपके मानसिक स्वास्थ्य की जांच में सहायता करता हो, ऐसा। ठीक है, चलिए
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति के आदेश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद में प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तीसरा, न्यायाधीशों को हटाने का एकमात्र आधार जो है सिद्धकताचार या क्षमता है। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी बेस्ड है। तो बस नॉर्मली हम लोग आंसर जानेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव क्या है, संसद में जो है विशेष बहुमत से पारित करके किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। लेकिन कब हटाया जा सकता है, जब उसके हटाने का केवल एकमात्र ही आधार है सिद्धकताचार या अक्षमता के आधार पर ही किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा, वो भी संसद में विशेष बहुमत पारित करके। ठीक है, तो आपका तीनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मुख्य रूप से कृषि और भूमि से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। न्यायिक समीक्षा से बचाने का मतलब है कि उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। कृषि और भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून लाया जाएगा तो उसको न्यायिक समीक्षा से परे रखा जाएगा, ऐसा अधिनियम लाया गया था। बताएं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हाल ही में ज्ञान ज्योति पर्व स्मरणोत्सव समारोह निम्नलिखित में से किस अवसर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में ज्ञान ज्योति पर्व स्मरण उत्सव समारोह ये जो है गुजरात में सेलिब्रेट किया गया था। इस समारोह को आयोजित किया गया था कहाँ पे, गुजरात में, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं वर्षगांठ पर। ठीक है, 200वीं जयंती पर ज्ञान ज्योति पर्व स्मरणोत्सव समारोह आयोजित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती। ओके, अगला देखिए, असममित संघवाद की अवधारणा को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया। भारतीय संघीय व्यवस्था की कौन सी विशेषता असममित संघवाद की अवधारणा को उजागर करती है। बताएं आपका राइट आंसर क्या होगा, असममित संघवाद की अवधारणा को उजागर करती है, बताएं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। देखिए सभी राज्यों को केंद्र क्या करती है, सभी राज्यों को समान रूप से मदद करती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिनका भौगोलिक रूप से थोड़े अलग होते हैं, सांस्कृतिक रूप से उनकी थोड़ी सी संवेदनशील होते हैं। तो ऐसी स्थिति में केंद्र क्या करता है कि कुछ राज्यों को थोड़ी सी ज़्यादा मतलब मदद कहें तो उसको थोड़ा विशेष प्रावधान उसके लिए लाता है, किसी ऐसे राज्य के लिए जो खासकर जो पहाड़ी राज्य होते हैं या फिर जो सांस्कृतिक या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होते हैं। तो जो सेंसिटिव एरियाज जहाँ सेंसिटिव होते हैं अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में या फिर संस्कृति के संदर्भ में, तो ऐसे में उन राज्यों को कुछ विशेष दर्जा दिया जाता है, कुछ विशेष प्रावधान उनके लाए जाते हैं। तो यही आपका असममित संघवाद की अवधारणा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डीपीएसपी भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल अनुदेशों से अभिप्रेरित थे। डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य का अर्थ मूल अधिकारों के अंतर्गत इसके अर्थ की तुलना में संकीर्ण है। तीसरा है, डीपीएसपी के तहत निम्नलिखित उल्लिखित प्रावधान स्वतः लागू नहीं होते हैं। ठीक है, अब बताएं कि कौन सा कथन सही है, कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों डीपीएसपी जो है भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल अनुदेशों से प्रेरित है। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा जो दिया है कि डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य का अर्थ, देखिए राज्य आर्टिकल आपको अनुच्छेद 12 में राज्य को बताया गया है और आपका राज्य से संबंधित प्रावधान आपको अनुच्छेद 36 में देखने को मिलेगा। दोनों में जो है दोनों में राज्य का अर्थ समान है, न कि आपको ये देखने को मिलेगा कि मूल डीपीएसपी में इसका अर्थ व्यापक विस्तार रूप से किया गया है और मूल अधिकारों में संकीर्ण रूप से। नहीं, दोनों में
यानी कि डीपीएसपी में और मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स में राज्य का अर्थ समान रूप से परिभाषित है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तीसरा दिया डीपीएसपी के तहत उल्लिखित प्रावधान स्वतः लागू नहीं होते हैं, तो बिल्कुल आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डीपीएसपी जो है ये गैरवाद है। ठीक है, गैरवाद यानी कि इसको लागू कराने के लिए आपको कानून की जरूरत होगी, ये अपने आप स्वतः लागू नहीं होगा। ठीक है, गैरवाद जैसे कि मूल अधिकार है वो, इसके प्रावधान स्वतः लागू हो जाते हैं, लेकिन डीपीएसपी के नहीं, इसको लागू कराने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, तब जाके ये लागू होगा। ठीक है, तो डीपीएसपी के तहत उल्लिखित प्रावधान स्वतः लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये गैरवाद प्रकृति के होते हैं। तो आपके कितने कथन सही है? 2 कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, डीपीएसपी जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाते। अगला देखिए, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, तो इसे जो है पहला दिया है कि फ्यूचर अर्थ द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा, यह वैश्विक स्तर पर सभी ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी करता है, सभी। ठीक है, बताने की कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो है इसे फ्यूचर अर्थ द्वारा तैयार किया जाता है, और ये सभी ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी नहीं करता है, केवल 3 ग्रीन हाउस गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, तो आपका दूसरा गलत हो गया, सभी ग्रीन हाउस गैसों की नहीं, बल्कि 3, सिर्फ 3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, केवल सॉरी, आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला सही था, दूसरा गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताएं। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद कैसे करना है? तो पागा मतलब ध्यान रखिएगा पैर। ठीक है, पैर ऐसे, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, पक्के पागा, पागा, पागा मतलब समझ लीजिए पैर। ठीक है, और अरुणा, अरुणाचल, अरुणा चलते चलते, अरुणा इतनी देर से चल रही थी, उसके पैर में दर्द होने लगा, उसके पाँव में दर्द होने लगा। ठीक है, तो पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव, अरुणा, अरुणा चलते चलते इतनी देरों से चल रही थी अरुणा, उसके पैरों में क्या होने लगी भाई? दर्द होने लगी, उसके पाँव में, उसके पाँव में दर्द होने लगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, शब्दों में ही ना आंसर अपना ढूंढने की कोशिश किया करिए, ऐसे ट्रिक बनाया करिए कि आपको याद रहे एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में? तो पहला दिया है कि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया। पहला ही आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, सिर्फ चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में दिया है कि चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। नहीं, सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए नहीं खोला गया था, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को, इसमें जो है एकाधिकार प्राप्त था ईस्ट इंडिया कंपनी को, बाकी सभी मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ ताकि आप लोग जब PDF मिले तो थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, पॉलिटी पढ़ोगे ना, जब रिवाइज करोगे तो फिर आपको बहुत तेजी से रिकॉल होगा। ऐसे में जब आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे फिर रिवाइज करोगे तो कोई हमेशा एक ही जैसा रहेगा कि वही पढ़ रहे हो, यही वही चीज़ आपके दिमाग में जा रहा है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट दोगे ना, तो फिर मॉक टेस्ट देने के बाद जब आप रिवाइज करोगे तो फिर आपको नए नए कंटेंट्स मिलेंगे, आपको फिर याद भी होगा बहुत तेजी से। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी लूं। और जब आप लोग एक्सप्लेनेशन देखोगे ना, 50-60 पेज का एक्सप्लेनेशन होता है 100 क्वेश्चन का, सॉल्व करेंगे बहुत टाइम चला जाएगा। इसलिए मैं इस टेस्ट पेपर को बहुत कम टाइम में सॉल्व कराना चाहती हूँ, ताकि आप लोग का टाइम बचे। यहाँ पे मैं लंबा एक्सप्लेनेशन कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सप्लेनेशन में करने में मुझे आलस आती है या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है। नहीं, मुझे तो अच्छा ही लगेगा कि हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन
हर बच्चे की डिमांड के हिसाब से हमें लेक्चर रिकॉर्ड करना होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि चाहते हैं कि सिर्फ़ उन्हें आंसर पता चल जाए, बट डायरेक्ट प्रैक्टिस हो जाए उनकी, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि उनको पूरे हर एक क्वेश्चन पे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो इससे वीडियो जो है ना 2 या 3 घंटे, अगर मैं डिटेल में बहुत एक्सप्लेन करूँगी तो 2 या 3 घंटे की 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने में 2 या 3 घंटे का टाइम चला जाएगा। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? अगर यही 2-3 घंटे आप बुक रिवाइज़ करोगे तो इससे ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट मिलेगा, ठीक है? तो टेस्ट पेपर की क्लास में कोशिश करते हैं हम कि कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाए, जिससे आप लोग प्रैक्टिस हो जाए। अब आप अगर अकेले टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो बहुत ही कम बच्चे होंगे जो सॉल्व करते होंगे। 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। अकेले अगर सॉल्व करते हैं तो कहते हैं चलो बाद में कर लेंगे, क्योंकि इतना लंबा एक्सप्लेनेशन होता है, एक-एक पेज का एक्सप्लेनेशन होता है, तो बच्चे पढ़ते नहीं है, बोर हो जाते हैं। तो आंसर भी टिक नहीं कर पाते। अब तो क्वेश्चन ऐसा आता है, पूछता है कि कितने कथन सही है? 4 कथन सही है, तो चलो इसमें बताओ कौन सा चारों में से कौन-कौन सा सही है, ठीक है? तो थोड़ा-सा टफ हो गया है टेस्ट पेपर को अकेले सॉल्व करना। तो आपके लिए ये बेहतर अच्छा ऑप्शन है कि आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ करके आप अपने टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रायः सुर्खियों में रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन राज्यों में वर्तमान लोकसभा चुनावों के साथ-साथ विधानसभा चुनाव का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो बताना है कि वर्तमान लोकसभा चुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनाव का आयोजन किया गया है किन-किन राज्यों में, ठीक है? तो इन चारों राज्यों में किया गया है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है? अगला देखिए, समलैंगिक विवाह पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय ने माना कि केवल संसद ही समलैंगिक विवाह को मान्यता देने और विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय ने माना कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार असीमित अधिकार है। बताएं कि कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए, ठीक है? तो दोस्तों, समलैंगिक विवाह के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने, देखिए, समलैंगिक विवाह के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को ही नहीं बल्कि राज्य विधायिका को भी है, ठीक है? समलैंगिक विवाह पर कानून जो है न कि केवल संसद बना सकती है बल्कि राज्य विधायिकाएं भी कानून बना सकती हैं। तो केवल संसद को ये अधिकार नहीं है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसको विनियमित जो है राज्य सरकारें भी, राज्य विधायिकाएं भी कर सकती हैं, इसको मान्यता दे सकती हैं, ठीक है? तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, उच्चतम न्याय, ये असीमित अधिकार नहीं है, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार एक असीमित अधिकार नहीं है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? अगला देखिए, उपचारात्मक याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इससे अंतिम दोष सिद्धि के विरुद्ध समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद दायर किया जाता है, ठीक है? अंतिम दोष सिद्धि के विरुद्ध, ठीक है? अंतिम बार लास्ट टाइम जब ट्रायल चलता रहता है, लास्ट में जब जज जो है दोष सिद्धि कर देता है, तो इसके विरुद्ध भी समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद दायर किया जा सकता है, ठीक है? दूसरा दिया हुआ है, उपचारात्मक याचिका की सुनवाई एक अलग पीठ द्वारा की जाती है, जिसमें उन जजों को शामिल नहीं किया जाता है जिन्होंने याचिका को प्रभावित करने वाला निर्णय दिया था। तो दोस्तों, आपका पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, ठीक है? इसमें दिया है कि उन जजों को शामिल नहीं किया जाता जिन्होंने याचिका को प्रभावित करने वाला निर्णय लिया था, बल्कि शामिल किया जाता है, ठीक है? दिया है कि इसमें नहीं किया जाता है, तो आपका दूसरा गलत हो जा रहा है इसलिए। अगला देखिए, इंक डिस्प्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कम विद्युत का उपयोग करता है, यह नीली रोशनी उत्सर्जित नहीं करता है जो उपयोगकर्ता की आंखों पर दबाव डालती है, इसकी रिफ्रेश रेट अधिक होती है। बताना है कि कितने एलसीडी डिस्प्ले की तुलना में ई इंक डिस्प्ले के लाभ हैं। आप लोगों के पास टैब होगा या फिर आप लोग देखे होंगे फ़ोन में, आप ब्लैक एंड व्हाइट करके पीडीएफ को पढ़ते हो, ठीक है? इसी तरीके से कुछ ऐसा ये भी होता है, ई इंक डिस्प्ले खास करके पढ़ने के लिए पीडीएफ को, कि आपके आँखों को कोई प्रॉब्लम ना हो और बिल्कुल सूटेबल हो, ठीक है? जैसे कि आप कागज़ पढ़ते हो, कागज़ पे लिखे हुए अक्षरों को पढ़ते हो, वैसे ही आपको यहाँ पे भी सेम एक्सपीरियंस हो। सॉरी, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया, मेरे गले में आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मौसम चेंज होता है ना,
गले पे थोड़ी असर पड़ती है। ठीक है, तो ये इंक डिस्प्ले जो है, ई इंक डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक इंक डिस्प्ले, ये जो है कम विद्युत का उपयोग करता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि ये नीली रोशनी उत्सर्जित नहीं करता है, जिससे कि उपयोगकर्ता की आंखों पर कोई दबाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी उच्च पठनीयता होती है, लंबी बैटरी लाइफ होती है, रिफ्रेश रेट इसकी कम होती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होती है। तो तीसरा गलत हो गया। और यहाँ पे ई इंक डिस्प्ले में कम रंगों की उपलब्धता भी होती है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा रंग उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका कितने कथन सही है? केवल 2 कथन सही हैं, पहला दूसरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैडो कैबिनेट संदर्भ का सटीक वर्णन करता है? शैडो कैबिनेट शब्द का सटीक वर्णन करता है। किचन कैबिनेट, शैडो कैबिनेट। ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी बहुत लोगों को। शैडो कैबिनेट दोस्तों, इसका गठन जो है ब्रिटेन में विपक्षी पार्टी द्वारा सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल को प्रतिसंतुलित करने तथा अपने सदस्यों को भावी मंत्री पदों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से किया जाता है। ब्रिटेन में जो है ऐसा होता है कि सरकार है, फिर उसकी जो विपक्षी पार्टी होती है वो शैडो कैबिनेट गठित करती है। शैडो कैबिनेट गठित करती है अपने सदस्यों को जो है भावी मंत्री पदों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से। ठीक है, यानी कि उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए, जो सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल है उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए शैडो कैबिनेट का गठन किया जाता है विपक्षी पार्टी द्वारा। ये कहाँ कहाँ पे ये प्रावधान है? ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत के संदर्भ में नागरिक शब्द का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों, नागरिक शब्द यानी किसी राजनीतिक समुदाय के ऐसे सदस्य जिन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के रूप में जिला न्यायाधीश को केवल आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा, सत्र न्यायाधीश को मृत्युदंड देने का अधिकार होता है। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन सही है अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ में। तो दोस्तों, अधीनस्थ न्यायालय जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के रूप में जिला न्यायाधीश को केवल आरंभिक क्षेत्राधिकार ही नहीं बल्कि अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त होता है। अपीलीय, ठीक है, केवल आरंभिक क्षेत्राधिकार नहीं। आपका पहला गलत हो गया। दूसरा सही है कि सत्र न्यायाधीश को जो है मृत्युदंड देने का अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले दिए उपरोक्त में से कितने प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत शामिल थे? ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत शामिल थे। इन तीनों में से कौन कौन से प्रावधान है जो भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत लाए गए थे? तो दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल के पद नाम को बदल करके भारत का वाइसराय कर दिया गया था। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलत क्यों टिक किया? ठीक है, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल का उन्मूलन कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल की जगह भारत का वाइसराय नाम लाया गया। और फिर भारत सचिव जो मंत्रिमंडल का सदस्य होता था के पद का सृजन, यानी कि भारत सचिव पद का सृजन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत। तो आपका तीनों ही जो है सही है भारत सरकार अधिनियम 1958 के संदर्भ में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने संविधान संशोधन के मध्य से भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कितने संविधान संशोधन के माध्यम से, मध्य लिखा हुआ है या माध्यम होगा, माध्यम से भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ और किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान होगा कि उद्देशिका में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? केवल एक। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल एक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना,
न्यायिक नियुक्ति आयोग में कार्यपालिका के सदस्यों को गैर बहुमत क्षमता में शामिल करना, संसद को अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन के प्रश्न पर निर्णय लेने और उल्लंघन के लिए दंड देने का अधिकार। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण मतलब बताएं आप लोग। तो दोस्तों सरकार के अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के कार्य अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अब मान लीजिए कार्यपालिका जो है दंड देने का काम करने लगे और न्यायपालिका जो है कार्यपालिका का काम करने लगे, तो ऐसे में क्या होगा, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, तीनों अंगों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो ये सभी पृथक रूप से अलग अलग अपना काम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएंगे। तो यही जो है आपका शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत है। ठीक है, यानी कि सभी अंगों को अपने अपने शक्तियां निर्धारित की गई कि आप इन्हीं शक्तियों के तहत अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अपनी निर्धारित सीमा के भीतर ही काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी और मतभेद नहीं होगा तीनों अंगों के बीच। तो पूछा कि क्या है कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो दोस्तों सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना ये जो है आपका शक्तियों की पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, बाकी आपका न्यायिक नियुक्ति के आयोग में कार्यपालिका, ठीक है, न्यायिक नियुक्ति आयोग में कार्यपालिका के सदस्यों को गैर बहुमत क्षमता में शामिल करना, तो ये जो है आपका शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करता है। और संसद को अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन के प्रश्न पर निर्णय देने और उल्लंघन के लिए दंड देने का प्रावधान, दंड देने का अधिकार, तो ये भी आपका शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, हाल ही में केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। इस संदर्भ में भारत में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। ठीक है, केरल ने अपना नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। केरल से क्या करेगा, केरलम करेगा। ठीक है, अब इसके संदर्भ में आप पहला स्टेटमेंट देखिए, तो राष्ट्रपति के पास किसी राज्य विधानमंडल के लिए एक निश्चित अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। दूसरा, किसी राज्य का नाम बदलने के लिए लाए गए विधेयक को संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है तथा यह अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर होता है। तीसरा, कोई राज्य अपना नाम तभी बदल सकता है जब वह गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। बताना है कि कितने कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों जब आर्टिकल 3 किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या दो से अधिक राज्यों को मिला के कोई एक राज्य बनाना है, गठन करना है, या फिर एक राज्य को 2 या 3 राज्यों में विभाजित करके 2 या 3 राज्य बना देना है, या फिर किसी राज्य का नाम बदलना है, तो ऐसे में इससे संबंधित प्रस्ताव लाने के लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो राष्ट्रपति जो है संबंधित विधानमंडल में उसका मत जानने के लिए कि उस राज्य का क्या मत है, ठीक है, इस संदर्भ में, यानी कि आर्टिकल 3 से संबंधित, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, संबंधित राज्य विधानमंडल में उसका मत जानने के लिए प्रस्ताव भेजेगा और राज्य विधानमंडल को एक निश्चित समय सीमा के भीतर जो है अपना मत राष्ट्रपति को भेजना होगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, दूसरा है कि किसी राज्य का नाम बदलने के लिए जो विधेयक लाया जाता है संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। और आपको पता होगा कि आर्टिकल 3 में जो संशोधन किया जाएगा यह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जाता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और कोई राज्य अगर अपना नाम बदलना चाहता है तो वो तभी बदला जा सकता है जब गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी सभी तीनों। अगला देखिए, आधार आधारित भुगतान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आधार आधारित भुगतान प्रणाली का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया गया। दूसरा, मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। तीसरा, आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से लेन देन के लिए ग्राहकों के पास स्मार्टफोन होना आवश्यक है। ठीक है, अब बताना है कि कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों पहला तो आपका सही है कि आधार आधारित भुगतान प्रणाली यानी ABPS का विकास जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया गया था।
और ये मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इसमें जो दिया है तीसरा कि एबीपीएस के माध्यम से लेन-देन के लिए ग्राहकों के पास स्मार्टफ़ोन आवश्यक है, तो आपका तीसरा गलत है। अब जो ईबीपीएस के लिए भाई ऐसे बहुत सारे जो श्रमिक हैं, मेनली अगर मनरेगा श्रमिकों की बात करें, इतने गरीब होते हैं वो अपनी रोजी-रोटी के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते, वो स्मार्टफ़ोन क्या ही लेंगे। एक कॉन्सेप्ट सी बात है भाई, स्मार्टफ़ोन आवश्यक नहीं है, ठीक है? तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, जिला न्यायाधीश की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 10 वर्षों तक अधिवक्ता या वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है, उच्च न्यायालय द्वारा उनकी नियुक्ति की सिफारिश की जानी चाहिए। तो दोस्तों, जिला न्यायाधीश की योग्यता के संदर्भ में जो आपका पहला स्टेटमेंट दिया है कि 10 वर्ष तक के अधिवक्ता या वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष नहीं 7 वर्ष। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सही है कि उच्च न्यायालय द्वारा उनकी नियुक्ति की सिफारिश की जानी चाहिए। ठीक है, सिफारिश कौन करेगा? उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा उनकी नियुक्ति की सिफारिश की जानी चाहिए, तो दूसरा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये पिछड़े वर्गों के सदस्यों को आरक्षण का दावा करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक अधिकार, ठीक है। दूसरा दिया है, यह पदोन्नति में आरक्षण के मामले में परिणामी वरिष्ठता की अनुमति देता है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 बताएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में अपना राइट आंसर दें। लोक नियोजन में अवसर की समता से संबंधित है अनुच्छेद 16। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि ये पिछड़े वर्गों के सदस्यों को आरक्षण का दावा करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करती है, संवैधानिक अधिकार प्रदान नहीं करती है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत कौन कौन से अधिकार इन पांचों में से हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, बताएं कौन कौन सा है। तो दोस्तों, मौन रहने का अधिकार, शिक्षा संस्थान की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने का अधिकार, ये जो है आपके अनुच्छेद 19 के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, यानी ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। सहकारी समिति का सदस्य बनने का अधिकार, ये आपके संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये आपके सांविधिक अधिकार है। ठीक है, पूछा है संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 19 के तहत कौन कौन से। ठीक है, तो दूसरा नहीं होगा आपका। और हड़ताल करने का अधिकार भी आपका सांविधिक अधिकार है, संवैधानिक नहीं है, तो आपका पांचवा भी नहीं होगा, दूसरा पांचवा नहीं होगा, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों पर विचार कीजिए। उपरोक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से कितने भारत के पड़ोसी देशों के साथ राज्य क्षेत्रों को देने या स्थानांतरित करने का प्रावधान है? ठीक है, क्या पूछा है कि कितने भारत इन चारों संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से कितने ऐसे संवैधानिक संशोधन अधिनियम है जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ राज्य क्षेत्रों को देने या स्थानांतरित करने का प्रावधान करते हैं। तो दोस्तों, 9वें संविधान संशोधन अधिनियम, 9वां और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये दोनों जो संविधान संशोधन है भारत के कुछ क्षेत्रों को पड़ोसी देशों को देने या फिर हस्तांतरित करने का प्रावधान करता है। ठीक है, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पाकिस्तान और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसमें बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को भारत में समाहित किया गया था और भारत के कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, अगला देखिए, कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय के लिए 5 सदस्यीय कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति में सहायता करता है। 5 सदस्यीय कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति में सहायता करता है। दूसरा है, भारतीय संविधान में कॉलेजियम पद का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा कथन सही है और फटाफट आंसर करिए। ठीक है, फटाफट आंसर करिए। तो दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करेगा परामर्श से, किसके परामर्श से? तो इसमें जो 5 सदस्यीय कॉलेजियम न्यायाधीश होंगे, इनके परामर्श से उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट के सदस्यों का नियुक्ति होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया कि भारतीय संविधान में कॉलेजियम पद का कोई उल्लेख नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, भारतीय संविधान में आपको कॉलेजियम
पद से संबंधित कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए विधेयक की संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल को निश्चित समय सीमा के भीतर अपना मत व्यक्त करने के लिए संदर्भित करना होता है। दूसरा कथन दिया है राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य होता है। तो जैसे कि हमने अभी इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने बताया था कि अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो विधेयक की संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेना था, और राष्ट्रपति क्या करता है, संबंधित राज्य विधानमंडल में उसका मत जानने के लिए निश्चित समय सीमा के भीतर उसका मत जानने के लिए राज्य विधानमंडल के पास उस प्रस्ताव को भेजता है। फिर राज्य विधानमंडल जो है एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपना मत जो है राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अब जब राष्ट्रपति को अपना मत देता है तो क्या राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य होता है? नहीं। तो राष्ट्रपति जो है राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। आपका पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका एक कथन सही है, कथन एक सही है, दूसरा कथन गलत है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय, मैं इसको इकोवास कहती हूँ, शॉर्ट में इकोवास, इतना लंबा है, पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय, इसको शॉर्ट में इकोवास बोल सकते हैं आप लोग, से तत्काल बाहर होने की घोषणा की है। ठीक है, तो पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी कि इकोवास से तत्काल बाहर होने की घोषणा किन किन देशों ने की है? तो दोस्तों ये तीनों ने की है, बर्किना फासो, माली और नाइजर ने। बर्किना फासो, माली और नाइजर ने, रट लीजिए। ठीक है, तो ये तीनों ने की है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सभी तीनों। इकोवास की स्थापना की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और अबूजा में जो है इसका हेडक्वार्टर है, नाइजीरिया के अबूजा में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बर्किना फासो, माली और नाइजर ने इकोवास से अलग होने का घोषणा की है। ठीक है, अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय का वाद और राज्य नीति निर्देशक तत्व बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो दोस्तों रणधीर बनाम भारत संघ 1982, ये जो है दोस्तों रणधीर बनाम भारत संघ, ये सभी कर्मियों को निर्वाह मजदूरी दी जाए ताकि उनका विशिष्ट जीवन स्तर हो। नहीं, ये रणधीर बनाम भारत संघ जो है ये समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है, तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा है एसआर मुंबई बनाम भारत संघ 1994, तो राष्ट्रपति शासन के माध्यम से राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी पर रोक लगाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा है कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1997, इसमें दिया है पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। नहीं, तीसरा भी गलत है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1997 ये जो है श्रमिकों के कल्याण से संबंधित है, तो आपके दोनों गलत हो गए, केवल एक सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निम्नलिखित को भारत के संविधान में शामिल किए जाने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए हैं संविधान संशोधन के माध्यम से, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन और इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन और आई थिंक 97, ठीक है, 97वें संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में कई सारे प्रावधान जोड़े गए थे, तो इसको इसके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार अरेंज करने की कोशिश करें। तो दोस्तों उद्योग और अन्य उपक्रमों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना, आर्टिकल 43A, ठीक है, इसको जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो पहला, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा डीपीएसपी में इस प्रावधान को जोड़ा गया था। चौथा देखिए, आय में असमानता को कम करना और प्रतिष्ठाओं में असमानता को समाप्त करना, आर्टिकल 38 क्लॉज 2, ठीक है, इसको जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में जोड़ा गया था 1978 में। ठीक है, तो आपका आएगा चौथा। ठीक है, अब देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करना, ये जो है आपका आर्टिकल 45, ठीक है, आर्टिकल 45, इसे जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत डीपीएसपी में जोड़ा गया था। ठीक है, आपका तीसरा, और बचा लास्ट में, तीसरा नहीं है, दूसरा है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे दूसरा,
फिर लास्ट में बचता है आपका तीसरा सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना का संवर्धन करना। ये जो है आपका आर्टिकल 43B, ठीक है, इसको जो है डीपीएसपी में जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 1 4 2 3 यानी ऑप्शन सी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके तहत बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रशासन को एक दूसरे से स्वतंत्र कर दिया गया। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो बताइए कि कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी प्रशासन को एक दूसरे से स्वतंत्र कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रशासन को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो आपका पहला गलत हो गया। ये तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते थे, बल्कि बॉम्बे और मद्रास जो है इसको अधीन कर दिया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। दूसरा और तीसरा सही है आपका कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और साथ ही में किसी भी तरह का कोई भी उपहार लेने से भी मनाही कर दी गई थी। ठीक है, और इसके तहत जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसके साथ ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है कि 1946 में इसे वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली के सर्वोच्च निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। दूसरा है, इसमें 24 सदस्य देश शामिल हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है। तीसरा है, भारत 2024 में पहली बार इसका सदस्य बना। ठीक है, तो बताना है कितने कथन सही है। तो दोस्तों आपका पहला कथन सही है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग 1946 में गठित हुआ था। ठीक है, पहला। दूसरा जो दिया है कि इसमें 24 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में, लेकिन इनके सदस्यों को जो है किसके द्वारा चुना जाता है? तो इनके सदस्यों को चुना जाता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा, यानी कि ECOSOC। ठीक है, इसका फुल नाम है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, तो इसके सदस्यों को कौन चुनता है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुना जाता है। तो आपका दूसरा गलत हो गया। इसमें दिया है UNGA यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, तो नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नहीं चुना जाता। और भारत 2024 में पहली बार इसका सदस्य बना? नहीं, भारत 2024 में का पहली बार सदस्य नहीं बना। अब आपको बताना है कि भारत जो है पहली बार इसका सदस्य कब बना था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की मूल विशेषता है? संविधानवाद की मूल विशेषता मतलब संविधानवाद मतलब कि संसद को असीमित अधिकार नहीं है। संसद को कुछ सीमित अधिकार दिए गए। संविधान के तहत ही संसद कार्य कर सकती है। सरकार जो है संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ही कार्य कर सकती है। अपने मनमानी कार्य नहीं कर सकती है, अपने शक्तियों का असीमित प्रयोग नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है आपकी संविधान की मूल विशेषता संविधानवाद है। ठीक है, अब पूछा है संविधान की मूल विशेषता क्या है? तो संविधान की मूल विशेषता में आपका विधि का शासन, शक्ति का पृथक्करण, लोगों के अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया, लोकतंत्र, ये सभी जो है संविधानवाद की मूल विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 1 2 3 4। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक है। दूसरा, यह देश के किसी भी न्यायालय और न्यायाधिकरण में दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। तीसरा, यह विधिक सहायता योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और गैर सरकारी संगठनों को धन एवं अनुदान वितरित करता है। तो बताएं कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं नालसा के संदर्भ में, यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में। दोस्तों राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है।
यानी कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए नालसा कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो अपने कानून की गुहार, कानून अपने न्याय पाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि भाई वकील अगर हायर करेंगे तो उनको पैसे देना पड़ेगा, तो इसीलिए इनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कॉन्सेप्ट लाया गया था। पहला स्टेटमेंट सही है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक होते हैं, और किसी भी न्यायालय और न्यायाधिकरण में दीवानी और फौजदारी दोनों मामले में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जा सकता है गरीबों को। ठीक है, नालसा के माध्यम से। तो तीसरा भी आपका स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला देखिए, परिवार न्यायालयों के संदर्भ में यानी कुटुंब न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहते हैं पक्षकारों को विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा, न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील केवल उच्च न्यायालय में ही किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखिए, न्यायालय के अवमान से संबंधित उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है उच्चतम न्यायालय के पास अपने अवमान के साथ साथ अन्य उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंडित करने की शक्ति है। ठीक है, यानी कि अगर उच्चतम न्यायालय के आदेशों, निर्देशों या फिर किसी भी तरह की कोई निर्देश दिया जाता है, तो ऐसे में अगर कोई उनके निर्देशों का पालन नहीं करता है या फिर उस सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करता है, न्यायालय की अवमानना करता है, तो ऐसे में उच्चतम न्यायालय जो है सजा दे सकती है। ठीक है, और साथ में अगर हाई कोर्ट की अवमानना होती है या अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना होती है, तो भी उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों में दंड दे सकती है। ठीक है, दंडित कर सकती है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, भारत के संविधान के तहत न्यायालय के अवमान को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। तीसरा है, न्यायालय का अवमान केवल दांडिक मामलों के विरुद्ध ही लागू हो सकता है। दोस्तों, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा दिया है कि भारत के संविधान के तहत न्यायालय के अवमान को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, नहीं, न्यायालय के अवमान को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 में। ठीक है, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 में परिभाषित किया गया है न्यायालय के अवमान शब्द को। ठीक है, तो आपका दूसरा कथन गलत है, संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। तीसरा है कि न्यायालय का अवमान केवल दांडिक मामलों के लिए, नहीं, दांडिक के साथ साथ सिविल मामलों के लिए भी, तो आपका तीसरा भी गलत हो गया, तो राइट आंसर होगा केवल एक, ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में सुर्खियों में रहे हेग एपोस्टल कन्वेंशन शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? हेग एपोस्टल कन्वेंशन, तो दोस्तों ये जो है सदस्य देशों में विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों के उपयोग के लिए उन दस्तावेजों के वैधीकरण को सरल बनाने हेतु की गई एक संधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आमतौर पर विधि निर्माण कैसे होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आमतौर पर विधि निर्माण नागरिकों के प्रत्यक्ष मत द्वारा था, यानी कि किसी मुद्दे पर अगर निर्णय लेना है तो सभी व्यक्ति एक जगह इकट्ठे होंगे और सभी जो है अपना प्रत्यक्ष रूप से निर्णय देंगे, प्रत्यक्ष रूप से अपना मत देंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन ये कारगर साबित नहीं होगा जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, और ये उसी जगह पे कारगर साबित होगा जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम है। ठीक है, छोटे यूनिट्स के लिए, छोटी इकाई के लिए ये कारगर साबित होता है प्रत्यक्ष। हम लोग किधर क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और हमारे प्रतिनिधि जो है जाकर के शासन करते हैं, हमारी जो भी समस्याएं होती हैं, मुद्दे होती हैं, उनको उठाती है और वहाँ पे उसका समाधान करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल जन्म से नागरिकता, ठीक है, भारत में केवल जन्म से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, न कि देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति। दूसरा है, अमेरिका में जन्म से या देशीकृत रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, भारत में न केवल जन्म से नागरिकता प्राप्त बल्कि देशीकरण के माध्यम से भी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, तो आपका पहला गलत हो गया। अमेरिका में केवल जन्म से
केवल जो जन्म से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति होता है, यानी कि जो जन्म से नागरिक होता है अमेरिका का, सिर्फ वही जो है वहाँ का राष्ट्रपति बनने का योग्य होता है। तो दूसरा भी गलत हो गया आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस रजिस्टर में केवल भारतीय नागरिकों का नाम शामिल होता है। दूसरा है, एनपीआर डेटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ साथ बायोमेट्रिक विवरण भी शामिल होता है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो है एक तरह का भारत में रहने वाले या निवासी भारतीयों का एक रजिस्टर होता है कि भारत में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, एक तरह से ये भारत के नागरिकों का रजिस्टर नहीं है, भारत में निवासी लोगों का रजिस्टर है। ठीक है, जो भारत में कितने लोग निवास कर रहे हैं इसका रजिस्टर है। निवासी का मतलब, भारत में निवासी का मतलब क्या होता है कि जो 6 महीने भारत में पहले, मतलब अगर किसी को निवासी घोषित करना है तो देखा जाएगा कि वो पिछले 6 महीने से वो भारत में रह रहा है, 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा समय से भारत में रह रहा है, और आने वाले 6 महीने में भी वो भारत में रहने के लिए इच्छुक है, तो इसको जो है भारत का निवासी माना जाएगा। तो इन्हीं सभी निवासियों को जो है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में शामिल किया जाता है, न कि केवल भारतीय नागरिक को। तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा आपका सही है कि इसमें जनसांख्यिकी के साथ साथ बायोमेट्रिक विवरण भी इसमें शामिल होता है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पिछड़े वर्गों के शैक्षिक स्तर और पिछड़ेपन की पहचान के लिए मंडल आयोग की नियुक्ति पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी। दूसरा है, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ओबीसी के लिए शिक्षा संस्थानों में 27% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, तो दोस्तों, पिछड़े वर्गों के शैक्षिक स्तर और पिछड़ेपन की पहचान के लिए मंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कहा गया था। लेकिन इसकी नियुक्ति जो है पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में नहीं की गई थी। फिर किसके काल में की गई थी बताएं? मोरारजी देसाई के काल में की गई थी। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। 93 अमेंडमेंट जो है, 93rd अमेंडमेंट, इसके तहत जो है ओबीसी के लिए शिक्षा संस्थानों में 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? ठीक है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता में आप लोग को पता होगा कि संविधान की कठोरता ही एकात्मक व्यवस्था नहीं है, ये संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, तो जिनको पता होगा डायरेक्ट आंसर कर लेंगे, एलिमिनेट कर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, एकात्मक विशेषता में आपका राज्यों के विधेयकों पर वीटो, राज्यसभा में राज्य की प्रतिनिधित्व असमानता, अखिल भारतीय सेवाएं, इसके अलावा एकीकृत न्यायपालिका, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, संविधान का लचीलापन होना और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त करना, ये सभी जो है संविधान की एकात्मक विशेषता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में विधानसभा की पहली बैठक जो है 1947 में हुई थी। दूसरा है, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तीसरा, भारत की स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा। तो बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक जो है 1947 में हुई थी। लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, न कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा है कि भारत की मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा स्वतंत्रता के बाद। ऐसा नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जितने भी मुस्लिम लीग के सदस्य जो भारत में रहने वाले थे, ठीक है, जो भारतीय क्षेत्र में शामिल थे मुस्लिम लीग के सदस्य, ये सभी जो है भारत की संविधान सभा में शामिल हो गए थे। तो तीसरा भी गलत हो गया। तो पूछा है कितने कथन सही नहीं है, तो दूसरा और तीसरा कौन कौन सा सही नहीं है? दूसरा और तीसरा सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन। भारत एवं अन्य देशों में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुसरण करता है, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई हैं। दूसरा है, शक्तियों के विभाजन की वर्तमान प्रणाली के विपरीत भारत सरकार अधिनियम 1935 में केवल संघीय और प्रांतीय शक्तियों का प्रावधान किया गया। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए
तो दोस्तों संघवाद के संदर्भ में पहला जो दिया है कि भारतीय संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, कनाडा, ठीक है, कनाडा का अनुसरण करता है, जिसमें अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र को सौंपी गई है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा दिया है कि शक्तियों के विभाजन में भारत सरकार अधिनियम में केवल संघीय और प्रांतीय नहीं, संघीय और प्रांतीय के साथ साथ समवर्ती का भी प्रावधान किया गया था। तो दूसरा भी गलत हो गया। और पहले भारत सरकार अधिनियम के तहत जो अवशिष्ट शक्ति थी वो गवर्नर जनरल को प्राप्त थी, लेकिन बाद में अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र को सौंप दी गई। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। लिंक्स जो है आपको कमेंट बॉक्स में सेंड कर दिया जाएगा या फिर मेंशन कर दिया जाएगा। आप लोग उस लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और इस ग्रुप में बताया जाएगा कि कब कौन सा टेस्ट होगा, जिससे आपकी तैयारी होती रहेगी और आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।